हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये टोटल 2 पार्ट में आएगी ये वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा बेसिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। तो 30 वर्ष से अधिक की अगर एक जैसा समय रहता है, एक जैसा मौसम रहता है किसी जगह पर, तो वो कहलाती है वहाँ की जलवायु। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौसम क्या होता है। तो किसी स्थान के किसी विशेष समय की वायुमंडलीय दशाएं जैसे कि तापमान, आर्द्रता, पवन और वर्षा आदि में अल्पकालिक परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। यानी कि किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय में उस वायुमंडल की क्या स्थिति हो रही है वो मौसम कहलाता है। और मौसम या ऋतु के अध्ययन को हम मीटरोलॉजी, ऋतु विज्ञान या मौसम विज्ञान कहते हैं। तो मौसम जैसा कि हम जानते हैं समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे दिन में कभी मौसम साफ रहता है तो उसी दिन बारिश भी होने लगती है। तो इसकी जो अवधि है मौसम की वो निश्चित नहीं होती है। यह 1 घंटे और 1 दिन में कभी भी बदल सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट होता रहता है। 7 डेज़ का वेदर फोरकास्ट है कि मंडे को इतना ये मौसम रहेगा, ट्यूसडे को ये मौसम रहेगा। तो मौसम हमेशा बदलता रहता है, बहुत ही अल्पकालिक होता है। इसके बाद है ऋतु। तो ऋतु 1 वर्ष में छोटा सा कालखंड होता है जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती है। जैसे कि हमने सुना होगा ग्रीष्म ऋतु या सर्दी की ऋतु या वर्षा ऋतु। तो ये कुछ पर्टिकुलर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के समथिंग होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मौसम कुछ खास टाइप का होता है हर दिन। ग्रीष्म ऋतु है तो हर दिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है। शीत ऋतु है तो सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है। वर्षा ऋतु में रोज़ाना बारिश होती है। तो वो ऋतुएं कहलाती हैं। तो यह एक वर्ष को कई भागों में विभाजित करता है जिसके दौरान पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती रहती हैं। तो मौसम की दशाओं में वर्ष के दौरान इस चक्रीय बदलाव का प्रभाव परितंत्र पर पड़ता है और इस प्रकार ऋतुएं निर्मित होती हैं। तो मौसम में परिवर्तन अचानक हो सकता है एवं इसका अनुभव भी किया जा सकता है। वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ पे कैसी हवाएं चल रही हैं। इसलिए मौसम बहुत ही अल्पकाल में बदलता रहता है, जबकि ऋतु परिवर्तन होने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है। इसलिए इसे अनुभव करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। पृथ्वी के पूरे इतिहास के दौरान ऋतु परिवर्तन होता रहा है। जैसे कि पश्चिमी बंगाल में जुलाई से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, यानी कि पश्चिमी बंगाल में जुलाई से अक्टूबर तक वर्ष के अन्य कालखंड की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि तमिलनाडु में मार्च से जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इसका अर्थ है कि तमिलनाडु में मार्च से जुलाई तक के महीने साल के अन्य समयों की अपेक्षा गर्म रहते हैं। तो भारत में परंपरागत रूप से 6 ऋतुएं परिभाषित की गई हैं और इन ऋतुओं के हिसाब से ही मौसम चेंज होता रहता है। और ऋतु परिवर्तन का कारण भी बताया गया है कि पृथ्वी की चाल, यानी कि अपने स्थान पर घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का आकार यानी कि अंडाकार होना ना कि गोलाकार, और पृथ्वी का झुकाव अपनी एक्सिस पर यानी कि तिरछी स्थिति। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ऋतुएं बनती हैं। और संस्कृत के अनुसार बोला जाए तो बसंत ऋतु जो होती है इसको फाल्गुन या चैत्र बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु को वैशाख या ज्येष्ठ बोलते हैं। वर्षा ऋतु को आषाढ़ या सावन बोलते हैं। शरद ऋतु को भाद्रपद या आश्विन बोलते हैं। हेमंत ऋतु को कार्तिक या मार्गशीर्ष बोलते हैं और शिशिर ऋतु को पोष या माघ बोलते हैं। तो ये कुछ 6 ऋतुएं होती हैं।
लेकिन राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। जनरली हम ये 3 ऋतुएं ही देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इन ऋतुओं के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पे ये कुछ रेखाएं होती हैं या उसके कुछ एक्सिस होती है, किस तरीके से झुकी हुई होती है, थोड़ा बेसिक सा हम जान लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि गणित की सहायता के बिना पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाना या मापना या दूरी या पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय तापमान या मौसम आदि का पता लगाना संभव ही नहीं है। इसी कारण ग्लोब या मानचित्र पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें पृथ्वी की अक्ष रेखा, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा आदि कहा जाता है। तो इन रेखाओं की मदद से ही पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान, मौसम और समय की कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पृथ्वी की धुरी, यानी कि पृथ्वी का एक्सिस क्या होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष या अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी की जो धुरी है ना, उसको एक काल्पनिक रेखा माना गया है जिसके अलोंग वो घूमती है। पृथ्वी पर इस जो धुरी है, इस अक्ष है, इसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव बोला जाता है यानी नॉर्थ पोल, और नीचे का जो सिरा है उसको दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कहलाता है। तो दरअसल इस गोले का कोई आरंभ या अंत बिंदु तो नहीं होता है, इसलिए इन दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए पृथ्वी की धुरी या एक्सिस निर्धारित की गई है। तो ऐसा सभी ग्रहों या उपग्रहों के लिए किया जाता है ताकि उन सब पर मौसम, तापमान और समय का अध्ययन किया जा सके। ये दोनों ही भाग एक दूसरे के बिल्कुल सामने पाए जाते हैं, तो इन्हीं दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए पृथ्वी की अक्ष रेखा खींच दी गई और यही रेखा पृथ्वी की अक्ष या एक्सिस कहलाती है। रेखा का ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भूमध्य रेखा क्या होती है। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, एकदम जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वह भूमध्य रेखा या इसको हम इक्वेटर यानी विषुवत रेखा भी कहते हैं। चूँकि यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह रेखा जितने भी देश या इलाकों से होकर गुजरती है, उन सब में साल भर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। इसलिए इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो पृथ्वी का आधा भाग है ऊपर का, उसको उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है इस रेखा के वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फेयर। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। इसके बाद देखते हैं अक्षांश रेखाएं। तो इसी भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे समांतर खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, ये अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की मदद से पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान आदि का अध्ययन करने में आसानी होती है। तो हमारी पृथ्वी के आकार की वजह से ये रेखाएं जो है ऊपर जाते टाइम या नीचे जाते टाइम, ध्रुवों की ओर जाते टाइम छोटी होती जाती है। अब इन रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ग्लोब या मैप पर सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ कोणीय दूरी बनाती हैं। ये सभी रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। 1 डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। तो यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, और ये अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये कोणीय दूरी बनाती है, और जो सबसे मैक्सिमम कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, जो कि होता है
ध्रुवों पर। तो इनकी संख्या कितनी हो गई फिर? अगर हम किसी ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री तक रेखाएं खींचें तो हम पूरी ग्लोब पर कुल 181 रेखाएं खींच सकते हैं। यानी कि 90 रेखाएं तो हम खींच पाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, और 90 रेखाएं हम खींच पाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, और एक रेखा होती है हमारी भूमध्य रेखा। तो टोटल हो जाती हैं 181 अक्षांश रेखाएं। अब कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हमें याद रहना चाहिए, जिनके बारे में जो बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये दोनों भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित, यानी कि ये कोणीय दूरी बनाती है 23.5 डिग्री की, और इस डिग्री पर स्थित अक्षांश रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित अक्षांश रेखा को बोला जाता है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कर्क रेखा जो है, हम जानते हैं हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए कर्क रेखा भी हमारे भारत के बीच में से गुजरती है, और ये टोटल भारत के 8 राज्यों में से होकर के गुजरती है। इवन राजस्थान से भी होके गुजरती है। राजस्थान का एकदम दक्षिणतम वाला जो भाग है वहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, और जिसमें आते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसलिए कर्क रेखा हमारे राजस्थान से भी गुजरती है। उसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री पर स्थित जो अक्षांश रेखा है उसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव रेखा, या उत्तरी ध्रुव व्रत, या आर्कटिक व्रत कहा जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर स्थित रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा, या दक्षिणी ध्रुव व्रत, या अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। तो ये कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये हमने बेसिक सा देखा। अब ऋतु परिवर्तन के कारण जो हमने देखे थे इससे पहले कि अपना पृथ्वी का अपने एक्सिस पे झुका होना, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमना, और सूर्य के चारों ओर घूमना, और पृथ्वी का आकार, ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से ऋतुएं बनती हैं। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आती है, इसका मतलब हमारा जो अर्थ है वो सूर्य के समीप है। हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक टाइम पे सूर्य के से उसकी दूरी कम हो जाती है। तो वो होता है 3 जनवरी को ऐसी स्थिति आती है जो हमारी जो अर्थ है वो सूर्य से एकदम निकटतम होती है। तो इसलिए बहुत से लोग ये मानते हैं कि उस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के समीप होती है, जिससे कि उसकी जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ती हैं। और शीत ऋतु में पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, इसकी वजह से शीत ऋतु आ जाती है। वैसे तो ये सच भी लगता है, लेकिन ये गलत है। ये सच है कि पृथ्वी की कक्षा पूर्णतः वृत्त ना होकर दीर्घवृत्ताकार है, यानी कि जो पृथ्वी है वो हमारे सन के दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है। इसलिए वर्ष के कुछ समय पृथ्वी सूर्य के समीप होती है और कुछ समय सूर्य से दूर होती है। लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है, यानी कि हमारे भारत में शीत ऋतु आती है, तो उस टाइम पे पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, और सूर्य से दूर वाली स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आती है। तो अब ये तो उल्टा हो गया, तो फिर ये कैसे हुआ? इसलिए ये एकदम गलत है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से पास होती है तो ग्रीष्म ऋतु आती है, और दूर होती है तो शीत ऋतु आती है। ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति होती है 3 जनवरी के आसपास, जिसमें दूरी होती है 14.71 करोड़ किलोमीटर, जबकि दूरस्थ स्थिति होती है 4 जुलाई के आसपास, और उसमें दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो दोनों स्थिति में दूरी में अंतर लगभग 60 लाख किलोमीटर का आता है, लेकिन ये उस पैमाने के हिसाब से बहुत ही नगण्य माना जाता है। वो इतनी दूरी नहीं होती है कि इस पर पृथ्वी के मौसम पर कोई प्रभाव डाल सके। मतलब प्रभाव डालती है, बट बहुत कम डालती है, बहुत ही कम।
तो पृथ्वी इसलिए ऋतु परिवर्तन का कारण हम ये नहीं बोल सकते कि पृथ्वी से हमारी सन की दूरी क्या है। तो अब ऋतु परिवर्तन के जो एक्चुअल कारण हैं वो देखते हैं। पृथ्वी की चाल यानी कि अपने स्थान पर घूमना और सूर्य की परिक्रमा करना। तो सूर्य के चारों ओर 96.6 करोड़ किलोमीटर की दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के अतिरिक्त वह स्वयं भी अपने धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। 24 घंटे में एक बार वो पूरा अपनी धुरी पर घूम लेती है। पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1690 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घूमती है और इसी से पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, इसकी वजह से ही पवन होती हैं, बहती हुई पवन की दिशा चेंज होती है या जल धाराओं की दिशाओं का निर्धारण होता है। तो ये दोनों कारक भी हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं। इसलिए पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना भी एक तरीके से ऋतु बनाने का एक कारण है। अब दूसरा कारण है पृथ्वी का आकार, अंडाकार ना कि गोलाकार। तो पृथ्वी की जो विशिष्ट आकृति के कारण ही सौर किरणें उसके हर क्षेत्र पर एक समान तीव्रता से नहीं पड़ती। उसके मध्य भाग में भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे मध्य भाग से ऊपर और नीचे की ओर बढ़ते हैं, उनकी तीव्रता कम होती जाती है और ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते वो अत्यंत क्षीण हो जाती है। साथ ही उत्तर और दक्षिण की ओर जाते समय सौर किरणों द्वारा तय की जाने वाली दूरियां भी बढ़ती हैं। इन कारणों से भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर और दक्षिण की ओर जाते समय वह कम होती जाती है और ध्रुवों तक बहुत ही नगण्य हो जाती है। इसलिए ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं वो हमेशा बर्फ से आच्छादित रहते हैं। तो हम जानते हैं हमारी जो धरती है वो मध्य से एकदम चौड़ी है, चपटी है, इसलिए सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर ज़्यादा पड़ती हैं। इसलिए धरती के आकार को हम क्या बोलते हैं, अंडाकार यानी स्फेरॉइड कहते हैं, ना कि गोलाकार। तो बोलचाल में हम धरती के आकार की तुलना क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल की गोल गेंद से करते हैं, पर वास्तव में सैद्धांतिक रूप से धरती कुछ कुछ तरबूज या थोड़े से चपटे लिए होती है, गेंद के समान होती है, चपटी गेंद के समान, जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। और इस प्रकार पृथ्वी की आकृति नाशपाती के सदृश हो जाती है और वह भी उसके विभिन्न क्षेत्रों के तापमान के अंतर के लिए उत्तरदायी रहती है। फिर है पृथ्वी का झुकाव या तिरछी स्थिति। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है ऋतु फॉर्मेशन का। तो धरती पूरी सूर्य परिक्रमा के दौरान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही तरफ यानी 23.23 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रहती है और इस झुकी हुई अवस्था में ही वो अपने स्थान पर घूमती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार सूर्य परिक्रमा के दौरान अंडाकार जो धरती है वो टेढ़ी या झुकी अवस्था में अपनी धुरी पर अपने स्थान पर घूमती है और यह झुकाव पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों को भी प्रभावित करते हैं। तो जब सदैव एक ही दिशा में झुके रहते हुए धरती सूर्य परिक्रमा करती है तो आधी परिक्रमा यानी 6 महीने के दौरान धरती का उत्तरी गोलार्ध जो होता है यानी कि ऊपरी वाला आधा भाग होता है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है और इसकी वजह से सूर्य की किरणें वहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं और वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। और जो बाकी का आधा भाग है 6 महीने के दौरान दक्षिणी जो गोलार्ध है नीचे वाला आधा भाग वो सूर्य की ओर झुका रहता है, तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है। तो इस तरीके से ऋतुएं बनती हैं। तो जब धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है
तो उस आधी परिक्रमा के दौरान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का अधिक क्षेत्र सूर्य से प्रभावित होता है, यानी कि सूर्य के सामने रहता है। और इसके चलते उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अधिक गर्मी पहुंचने के कारण उत्तरी गोलार्ध में इस अवधि के दौरान ग्रीष्म ऋतु के आसपास का समय रहता है। ठीक उसी अवधि के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं, तिरछी होती हैं, इसलिए वहाँ पे शीत ऋतु के आसपास का समय रहता है। तो प्राचीन कालीन जो भारतीय विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत है। प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनि उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके रहने के 6 माह यानी कि 6 महीने की जो अवधि है, इसको हम क्या बोलते आए हैं प्राचीन काल से? उत्तरायण का काल। यानी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, यानी कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पे पड़ती हैं, तो उसको बोला जाता है उत्तरायण। यानी कि उत्तरायण बोला जाता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। उत्तरायण का काल मकर संक्रांति पर्व की तिथि से प्रारंभ होता है, इसलिए मकर संक्रांति को भारत में कई स्थानों पर यानी मुख्यतः गुजरात में उत्तरायण भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य तुलनात्मक रूप से धरती के उत्तरी गोलार्ध के अधिक क्षेत्र को प्रभावित करना आरंभ कर देते हैं। और उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति को पंजाब हरियाणा में लोहड़ी पर्व, तमिलनाडु में इस टाइम पे पोंगल पर्व और असम और पूर्वोत्तर में बिहू पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके बाद की आधी सूर्य परिक्रमा के दौरान अंडाकार धरती का झुकाव पहले की ही दिशा में बने रहने के कारण दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से विपरीत दिशा की ओर झुका हुआ रहता है। तो इसके चलते उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध के अधिक क्षेत्र को सूर्य प्रभावित करते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के अधिक क्षेत्र के सामने सूर्य रहता है। तो परिणाम स्वरूप इस आधी परिक्रमा के दौरान उत्तरी गोलार्ध की तुलना में धरती का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की अधिक गर्मी प्राप्त करता है और इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। और प्राचीन काल से जो भारतीय ऋषि मुनि है वो दक्षिणी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके रहने की इस 6 महीने की अवधि को बोलते आए हैं दक्षिणायन। तो दक्षिणायन के आरंभ की तिथि पर भारत में देवशयनी एकादशी पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार अंडाकार झुकी धरती का जो गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है या सूर्य जिस गोलार्ध के अधिक क्षेत्र को प्रभावित करता है वहाँ गर्मी अधिक पहुँचती है और वहाँ ग्रीष्म ऋतु और उसके आसपास का काल चलता रहता है। और इसी समय धरती का जो दूसरा गोलार्ध है जिसका तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्र सूर्य के प्रभाव में आता है, वहाँ शीत ऋतु और उसके आसपास का समय रहता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसके फलस्वरूप ही ऋतुएं यानी कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत और शीत ऋतुएं बनती हैं। तो दोनों ही जो ध्रुव हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन पर लगभग 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी अपने अक्षीय धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है वो 1 साल में लगाती है, जिससे पृथ्वी का जो एक ध्रुव है वो 6 महीने तक सूर्य के सामने रहता है और पृथ्वी का जो दूसरा ध्रुव है वो 6 महीने तक, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वहाँ पर 6 महीने तक दिन होता है और 6 महीने तक रात होती है। तो पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष में एक ही समय अलग अलग ऋतुएं होती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ रही होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु आ जाती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। तो हम कुछ तारीख वगैरह देख लेते हैं जहाँ पे सूर्य की जो स्थिति है वो रहती है। जैसे कि 21 मार्च को हमारा जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं और फिर इसकी वजह से संपूर्ण विश्व में रात और दिन बराबर होते हैं। और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और
जो इसके बाद है सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पे उसकी किरणें आने लगती हैं। और 21 जून को कर्क रेखा पर उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं। उसके बाद से सूर्य जो है नीचे आने लगता है, वापस से विषुवत रेखा पर आने लगता है। और 21 जून का ही वो दिन है जो हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस पे सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं और सबसे गर्म दिन भी होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हम जानते हैं दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने के कारण अल्पतम सूर्यता प्राप्त होता है, जिसकी वजह से सर्दियां होती हैं और दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। तो 21 जून के बाद जो सूर्य है वो नीचे आने लगता है, यानी कि फिर से भूमध्य रेखा पर आने लगता है। और 23 सितंबर को वो फिर से भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि पहले 21 मार्च को लंबवत था, उसके बाद वो ऊपर गया और 21 जून तक रहा उत्तरी गोलार्ध में। फिर 21 जून के बाद वो फिर से नीचे आने लगा और 23 सितंबर को वापस से भूमध्य रेखा पर लंबवत हो गया। इसको बोला जाता है शरद विषुव, यानी कि इस समय भी क्या होगा, सर्वत्र जगह दिन और रात बराबर होंगे और उस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु होती है। तो इसको विषुव क्या होता है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस स्थिति को विषुव बोला जाता है। तो 2 बार विषुव आते हैं वर्ष में, एक आता है 21 मार्च को जिसको बोला जाता है बसंत विषुव, और एक आता है 23 सितंबर को जिसको बोला जाता है शरद विषुव। तो उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है 23 सितंबर के बाद से, और वो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में और 22 दिसंबर तक उसकी किरणें रहती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। तो इसलिए 22 दिसंबर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम पर सर्दियां पड़ रही होती हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर, और लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम पे 22 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के लिए वो सबसे बड़ी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर को, जबकि उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत ऋतुएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में। किसी इलाके का किसी एक तरीके का औसत मौसम अगर लंबे समय से यानी 30 वर्ष से अधिक टाइम तक वो सेम मौसम उस जगह पर बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। कि अगर कोई इलाका है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर मौसम है जो काफ़ी लंबे टाइम से सेम है, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे वर्षा होती है तो वो काफ़ी लंबे समय से ऐसा चलता रहता है, इस टाइप का मौसम बना ही रहता है, तो उसको वहाँ की जलवायु बोल दिया जाता है। तो हम जानते हैं मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हज़ारों सालों का समय लग जाता है। जलवायु काफ़ी समय तक स्थायी अवस्था में होती है। अगर राजस्थान की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है, जिस कारण साल भर में अधिकतम समय यहाँ पर गर्मी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है ज़्यादा, और यहाँ पे थार का मरुस्थल भी है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी रहती है और सूखा रहता है। और वहीं अगर हम कश्मीर और हिमाचल की बात करें तो वहाँ की जलवायु ठंडी रहती है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय वगैरह माउंटेन्स हैं, इस वजह से वहाँ पे बारिश वगैरह भी अच्छी हो जाती है।
और साल के अधिकतम समय वहाँ ठंड ही होती है। तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग प्रकार की होती है। जलवायु किसी भी क्षेत्र पर लंबे समय तक रहती है और किसी भी क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन होने में हजारों सालों का समय लग जाता है। तो और जलवायु के अध्ययन को बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजी, जबकि मौसम और ऋतु के अध्ययन को बोला जाता है मीटरियोलॉजी। और जलवायु की हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि भाई इस टाइम के बाद इतनी हो सकती है जलवायु, जबकि मौसम को हम इजीली बता सकते हैं कि अगले दिन क्या मौसम रहने वाला है। उसको अध्ययन करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ताकि उसके आधार पर उसको बताया जा सकता है कि नेक्स्ट डे क्या मौसम रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं? तो ये है हिंद महासागर। हम जानते हैं कि मानसून एंटर होता है हमारे भारत में, तब कुछ पवनें आती हैं जिसकी वजह से बारिश होती है हमारे भारत में। तो अब देख लेते हैं मानसून क्या होता है, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो मानसून वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम, ऋतु या हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होना। प्रथम सदी में एक अरबी नाविक हिप्पोलस ने मानसून की खोज की, यानी अवधारणा दी थी। अब सपोज करते हैं अगर अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं झुकी होती, यानी कि हम जानते हैं वो थोड़ी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, अगर नहीं झुकी होती तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर ही पड़ती साल भर कभी भी, और जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर हमेशा सेम पड़ती। तो इसकी वजह से कुछ भी नहीं होता, मतलब हवाएं ना इधर से उधर जाती ना उधर से इधर जाती, उत्तरी गोलार्ध से ना दक्षिणी गोलार्ध में जाती, और हमारा मानसून आता ही नहीं, कोई बारिश ही नहीं होती, कुछ ऋतुएं ही नहीं होती। लेकिन जो भी होता है वो पृथ्वी के झुके रहने की वजह से होता है। तो पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो अलग अलग कोण पर पड़ती हैं, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान और जो वायु दाब है वो बदलता रहता है। और हम जानते हैं कि जो हवा चलती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो इस तरीके से हवाओं की दिशा भी बदलती रहती है, और जब हवाओं की दिशा बदलती है तो हवा फिर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाती है या दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाती है, और इसकी वजह से वो बारिश करती हैं पर्वतों से टकराकर और या चक्रवातों के रूप में। तो इस वजह से मानसून का निर्माण होता है या मानसून की उत्पत्ति होती है। तो जो भी खेल है वो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके रहने की वजह से है, जिसकी वजह से तापमान चेंज होता रहता है पृथ्वी का, और हवाओं की दिशा चेंज होती रहती है। अब मानसून की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से लोगों ने, कई विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी, अपनी अपनी थ्योरी दी है, जो कि है जैसे कि एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरी, जिसमें आती है तापीय संकल्पना, एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एक मॉडर्न थ्योरी है गतिक संकल्पना, ईस्टर्ली जेट थ्योरी और मोनेक्स थ्योरी। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या संकल्पनाएं दी हैं और कौन सी संकल्पना है जो अभी वर्तमान में जिसको मानसून की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। तो पहली है तापीय संकल्पना यानी थर्मल थ्योरी। इसको दिया था सर एडमंड हैलीज ने 1686 में। तो मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनें जो होती हैं इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है ताप। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस संकल्पना के अनुसार मानसून की जो उत्पत्ति है वो जल और स्थल के विषम वितरण के कारण होती है। इनका जो तापमान अलग अलग हो जाता है तो उसकी वजह से हवाएं चलती हैं और इनकी वजह से मानसून की उत्पत्ति होती है। हम जानते हैं 21 मार्च को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। इसके बाद सूर्य उत्तरायण होता रहता है और जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहता है उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होने के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है।
जिससे उत्तरी गोलार्ध में उच्च ताप बन जाता है, मतलब तापमान ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर का निर्माण होता है। यानी कि उच्च ताप हो जाता है तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिसकी वजह से नीचे स्थल पर लो प्रेशर बन जाता है। तो इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और अल्पतम सूर्यता प्राप्त होने के कारण वहाँ पे शरद ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में फिर हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया इनके समीप जो है तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। तो हम जानते हैं कि हवा जो है वो उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब हम जानते हैं भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान की स्थिति भी फिर उत्तरी गोलार्ध में ही होगी, क्योंकि राजस्थान भारत के अंदर आने वाला एक स्टेट है। अब जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहता है उनके तापमान में चेंज होता रहता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज़्यादा रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में कम रहता है। लेकिन जून में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और हम जानते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर कर्क रेखा है हमारी, वहाँ पे क्या है, राजस्थान का थार मरुस्थल भी है और थार का मरुस्थल है स्पेशली, तो वो क्या है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है। दूसरा वहाँ पे एक स्थल है, लैंड एरिया है, कोई पानी नहीं है। और तीसरा राजस्थान का थार का मरुस्थल। हम जानते हैं इन तीनों की वजह से वहाँ का जो तापमान है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि एक तो सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं वहाँ पे, और लैंड एरिया है, इट मीन्स कि पानी जो होता है ना वो बहुत कम, मतलब बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जबकि लैंड वाला जो एरिया होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए भी गर्म हो जाता है। और वहाँ पे थार का मरुस्थल है तो वहाँ की जो मिट्टी है उसकी वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इन तीनों की वजह से वहाँ का जो तापमान है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और निम्न वायुदाब का वहाँ पे निर्माण हो जाता है। ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं हैं वो फिर उत्तरी गोलार्ध में मूव करने लगती हैं, क्योंकि हम जानते हैं हवाएं जो होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर मूव करती हैं। तो इसलिए जो हवा है दक्षिणी गोलार्ध से महासागर के ऊपर से आती है, यानी हिंद महासागर के ऊपर से मूव करती है उत्तरी गोलार्ध में, और हिंद महासागर के ऊपर से मूव करने के कारण उनमें कुछ नमी होती है, कुछ आर्द्रता होती है। और हम जानते हैं जब वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं वो हवाएं, तो फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है कि वो दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं प्रवेश करती हैं तो वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं प्रवेश करती हैं ना वो अपने दाईं ओर घूम जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तो इससे एक फोर्स लगता है, कोरियोलिज्म बल बोलते हैं, उसकी वजह से हवाओं की दिशा चेंज हो जाती है उस फोर्स की वजह से। तो इसलिए भारत में हिंद महासागर से जो आने वाली हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रभावित होकर आती हैं और भारत में प्रवेश कर जाती हैं। फिर उससे क्या है, भारत में प्रवेश करने के बाद उन हवाओं में नमी तो होती है और उससे फिर भारत में पर्वतों के टकराने की वजह से उनमें बारिश हो जाती है, और ये भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। या फिर इसको ग्रीष्मकाल हो रहा होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। जबकि 23 सितंबर के बाद मतलब शीतकालीन मानसून क्या होता है, जब 23 सितंबर को क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें। इसके बाद सूर्य जब दक्षिणायन होता है यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है तो 22 दिसंबर को वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो एशिया में बैकाल झील और पाकिस्तान के समीप उच्च वायुदाब केंद्र बन जाते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता है। और पवनें जो हैं फिर वो पुनः स्थल से सागर की तरफ बहती हैं,
फिर इसको हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। लेकिन ये संकल्पना सही है, तापीय डिफरेंस की वजह से हवाएं मूव करती हैं, लेकिन इस संकल्पना से ये व्याख्या नहीं की जा सकती कि भारत में मॉनसून किसी वर्ष अधिक सक्रिय रहता है, यानी कि कभी तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम कम होती है। तो ये क्यों होता है, ये इस संकल्पना से व्याख्या नहीं की जा सकती कि मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता की व्याख्या नहीं हो पाती। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, यानी कि इससे आगे जो भी संकल्पनाएं दी हैं, जो भी मॉडर्न थ्योरी है, उसमें सब लोगों ने, मतलब जो भी विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं जिससे ये व्याख्या संभव हो पाई है। लेकिन सबका जो बेस था वो यही था कि तापमान में डिफरेंस। इसलिए जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर सारी थ्योरीज से अगर उसके ऑप्शंस में होते हैं तो हमें इसी थ्योरी पे टिक लगाना होता है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है और सबका बेस जो है वो यही है। तो ये हो गई एक थ्योरी। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि दिया गया था जर्मन जियोग्राफर आर शेयरहैग ने दिया था 1948 में। तो ये भी, इसका जो बेस था वो भी तापीय संकल्पना का ही था, जिसमें बताया जाता है कि जून में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो राजस्थान का थार का मरुस्थल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत निम्न वायु दाब बन जाता है और हवाएं जो है, कन्वेक्शनल करंट जो है वो ऊपर उठने लगती हैं। यानी संवहनीय धारा जो है, जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो गरम गरम जो ऊपर उठने लगती हैं बाष्प के रूप में, वो होती है कन्वेक्शनल करंट, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो वो ऊपर उठने लगती हैं और 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर वो एंटी ट्रेड विंड्स बन जाती हैं, यानी कि प्रति चक्रवाती पवनें बन जाती हैं, और जो कि फिर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूव करने लगती हैं और भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। और फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ घूम जाती हैं और हिंद महासागर पर उतरकर जो हमारा वहाँ पे जो ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है उच्च वायुदाब, उसको और तेज कर देती है, उसको एक तरीके से धकेलती है उन हवाओं को उत्तरी गोलार्ध की तरफ। तो इस तरीके से भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। वो हवाएं फिर उत्तरी गोलार्ध में आती हैं और वहाँ से फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। तो बस इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में एक नया एलिमेंट ऐड किया। बाकी बेस तो वही है तापीय संकल्पना का ही, लेकिन एक एलिमेंट ऐड कर दिया कि वो हवाएं जो हैं, हिंद महासागर से आने वाली हवाएं, उनको एक तरीके से पुश करने का काम करती हैं, थार के मरुस्थल से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट। तो ये एक नया विचार दिया उन्होंने। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आया डायनेमिक थ्योरी, यानी गतिक संकल्पना, जो कि फ्लॉन ने दिया था 1951 में। तो ये भी एक तरीके से तापीय संकल्पना ही है, बस इसमें इन्होंने एक प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिया। तो गतिक संकल्पना, यानी गतिक मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशीलता। तो किसकी गतिशीलता? प्रेशर बेल्ट की गतिशीलता, यानी वायुदाब पेटियों की गतिशीलता। तो ये संकल्पना भी एक प्रकार की तापीय संकल्पना ही है। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं हमारे जो सूर्य है, इसकी किरणें मार्च में भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है, भूमध्य रेखा पर निम्न तापमान, मतलब उच्च तापमान बन जाता है और लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब सबसे उस टाइम पे भूमध्य रेखा पे होती है तो सबसे ज़्यादा लो प्रेशर बेल्ट रहता है भूमध्य रेखा पर। और इसकी वजह से क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हवा होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं वो भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, अग्रसर होती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, और वहाँ से फिर उनके टकराने की वजह से विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। और जो पवनें हैं वहाँ पे ऊपर उठने लगती हैं, तो वहाँ पे एक शांत पेटी का निर्माण होता है जिसको डोलड्रम बोलते हैं। चक्रवात नहीं बनते हैं बट एक शांत पेटी बनती है।
तो इस तरीके से इसलिए इस क्षेत्र को मतलब वायु धाराओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में पवनें शांत होती हैं और इसलिए इस क्षेत्र को शांत पवन की पेटी या डोलड्रम या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। ITC-Z भी इसको बोला जाता है। तो ये एक हो गया गतिक संकल्पना। अब क्या होता है कि 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता रहता है, तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहता है उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होने के कारण जो लो प्रेशर बेल्ट है भूमध्य रेखा पर वो ऊपर खिसकने लगती है, यानी कि अब लो प्रेशर उत्तरी गोलार्ध में जाने लगता है। तो अब जून में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा का लो प्रेशर बेल्ट कर्क रेखा पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तार का मरुस्थल भी है। तो वो जो लो प्रेशर बेल्ट है ना, जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होता है वो नॉर्थ की तरफ भी टिल्ट होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि एक तो भारत में लैंड एरिया है और ऊपर से थार का मरुस्थल भी है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जिससे कि दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं, वायु है, वो हिंद महासागर से ऊपर से आकर भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं और भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं और बारिश करती हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो लो प्रेशर बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाता है, जिससे कि जो उत्तरी गोलार्ध की पवनें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती हैं और इस तरीके से शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। पर इसका भी ड्रॉबैक यही है कि ये नहीं बता सकते कि भारत में मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता क्यों होती है, उससे भी हम ये नहीं बता सकते। अब इसके बाद आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कोटेश्वरम का 1952 में ईस्टर्ली जेट थ्योरी। तो यह संकल्पना एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से ही संबंधित है, जिसमें बताया जाता है कि जून में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो राजस्थान का थार मरुस्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर निम्न वायु दाब बन जाता है और हवाएं जो कन्वेक्शनल करंट है वो ऊपर उठने लगती हैं। इससे हवाएं एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर ना जाकर 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में टोकोपास में तेज गति से प्रभावित करती हैं और एंटी ट्रेड विंड्स बन जाती हैं, यानी जेट बन जाती हैं जेट की तरह, और जो कि क्या करती हैं भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं और हिंद महासागर पर उतरकर भारतीय मानसून को एक तरीके से पुश करने का काम करती हैं। इन प्रवाहों की दिशा जलधाराओं की तरह निश्चित होती है, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है और इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम होती है, इसलिए ये ईस्टर्ली जेट भी कहलाती हैं। तो ये थी एक तरीके से ईस्टर्ली जेट थ्योरी, जो कि थोड़े बहुत एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह ही थी। बस इसमें ये होता है कि जो एंटी ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत ऊंचाई पर जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, फिर वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूव करने लगती हैं। अब मॉडर्न थ्योरी है मोनेक्स थ्योरी, यानी कि द मॉनसून एक्सपेरिमेंट, जो कि 1972 में दी गई थी। तो जून में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो राजस्थान के थार मरुस्थल के साथ साथ तिब्बत का पठार भी गर्म हो जाता है और साथ ही हिमालय भी है वहाँ पर, तो वहाँ का अल्बिडो का भी रोल होता है। अल्बिडो मतलब कि अल्बिडो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का हिस्सा होता है जो वापस वायुमंडल को जाता है। पृथ्वी, चंद्रमा या किसी अन्य ग्रहों में अल्बिडो संचारित करने की क्षमता होती है। जैसे कि जो सफ़ेद चीज़ होती है वो सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और पानी लगभग 6% प्रकाश को दर्शाता है और बाकी को अवशोषित कर लेता है, यानी कि पानी सिर्फ 6% जो प्रकाश है इसको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी ओर जो बर्फ़ होती है वो 50 से 60% आने वाली सौर ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, जिससे कि वो ठंडी रहती है और
यही वजह है कि जो बर्फ़ की ढलानों पर जो स्कीयर होते हैं, इनको धूप की कालिमा होने का खतरा रहता है, क्योंकि बर्फ़ जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को और ठंडी रहती है इस वजह से ही। तो जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो उनको क्या है, धूप बहुत ही ज़्यादा उनको इस चीज़ का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका भी प्रभाव रहता है कहीं ना कहीं मॉनसून की उत्पत्ति में, कि एक तो राजस्थान का थार का मरुस्थल गर्म हो जाता है, साथ ही साथ तिब्बत का पठार भी गर्म हो जाता है जो कि सबसे बड़ा पठार है, और साथ ही हिमालय का एल्विडो की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा कन्वेक्शनल करंट जो है ना ऊपर उठती हैं जेट के रूप में, है ना। कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती हैं और तीव्र जेट के रूप में चलती हैं, जो कि भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं और हिंद महासागर पर उतरकर भारतीय मानसून को बढ़ाती हैं। अब इससे ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मानसून किसी वर्ष भारत के ऊपर अधिक सक्रिय रहता है तो कभी कम सक्रिय क्यों रहता है, इससे ये व्याख्या हो जाती है। तो जब जो संवहनी धाराएं हैं जो कि जेट स्ट्रीम हैं, जब वो तीव्र गति से चलती हैं तो मॉनसून भारत के ऊपर अधिक सक्रिय रहता है, और अगर ये धीमी गति से चलती हैं तो मॉनसून कम सक्रिय रहता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि ये कभी तीव्र तो कभी धीमी गति से क्यों चलती हैं। तो अगर थार का मरुस्थल, तिब्बत का पठार और हिमालय का अल्विडो, ये तीनों एक साथ यहाँ से जो है एक साथ कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती हैं तो जेट स्ट्रीम जो होती है ना वो बहुत तीव्र गति से चलती हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक ढीला पड़ जाता है, कोई भी एक थोड़ा कम टाइम, थोड़ा देरी से गर्म होता है, तो जेट स्ट्रीम क्या है, बहुत ही धीमी गति से चलती हैं। तो इसलिए भारत के ऊपर मानसून फिर उस टाइम पे कम सक्रिय रहता है, कम बारिश होती है, यानी कि कम दक्षिणी गोलार्ध से मानसूनी पवनें आती हैं। तो एक ये रीज़न है, ये है एक मॉडर्न थ्योरी, बट इसका भी जो बेस है वो तापीय संकल्पना ही है कि तापमान में अंतर की वजह से। इसलिए जो तापीय संकल्पना है वो ट्रेडिशनल थ्योरी है, इसलिए अगर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तापीय संकल्पना ही हमें आंसर करना होता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। अब हम देख लेते हैं भारत में मानसून किस तरीके से आता है, कहाँ कहाँ से आता है वो देख लेते हैं। अभी हमने देखा मानसून कैसे आता है, हिंद महासागर के ऊपर से आता है। तो अब भारत में मानसून ग्रीष्मकाल में आता है और एक शीतकाल में आता है। ग्रीष्मकाल होती है हमारे भारत में 21 मार्च से 23 सितंबर तक, और शीतकाल होती है 23 सितंबर से 21 मार्च तक। तो ग्रीष्मकाल में जो मॉनसून आता है उसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मॉनसून, शीतकाल में मॉनसून आता है उसको बोलते हैं शीतकालीन मॉनसून। तो अब देखते हैं, मार्च की बात करते हैं। तो हम जानते हैं 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। 21 मार्च के बाद से जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने लगता है, यानी कि उत्तरायण होने लगता है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, वैसे ही भारत में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि राजस्थान की स्थिति भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। अब जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहता है, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होने के कारण वहाँ पर उच्च तापमान बन जाता है और निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। और भूमध्य रेखा पे जो लो प्रेशर बेल्ट बनी हुई थी, यानी कि पहले भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत था तो वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट थी, तो वहाँ से लो प्रेशर बेल्ट उत्तरी गोलार्ध में खिसकने लगती है क्योंकि सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध में आ गया। तो ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर कम होने लगता है क्योंकि वहाँ पर जल है और सूर्य की किरणें भी वहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं। तो परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में
लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है, जिससे कि हवा क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध से बहते हुए भूमध्य रेखा को क्रॉस करने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मानसून की शुरुआत, यानी ऑनसेट ऑफ मानसून। अभी मानसून आया नहीं है भारत में, बस वो उत्पत्ति शुरू हो चुकी है मानसून आने की। अब क्या होता है, अप्रैल आ जाता है मार्च के बाद। तो अप्रैल में जो है लो प्रेशर बेल्ट भूमध्य रेखा से खिसकते हुए अपने भारत के दक्षिणतम भाग में आ जाती है, यानी कि तमिलनाडु और इधर आ जाती है, केरला तमिलनाडु में दक्षिणतम भाग में आ जाती है। तो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जब लो प्रेशर बेल्ट थी ना 21 मार्च को, तो वो एकदम सीधी होती है, लेकिन जब हमारे दक्षिणी भारत में आती है लो प्रेशर बेल्ट खिसक के, तो वो थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ टिल्ट हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, इसका मतलब है, इसका कारण है ताप विसंगति, यानी थर्मल एनोमली। क्योंकि वहाँ का जो एरिया है ना भारत का, वो एक तो लैंड एरिया है, और वहाँ पर फिर क्या है, पठार वगैरह हैं जो कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो लो प्रेशर बेल्ट है ना, वो थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब नॉर्थ की तरफ टिल्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। तो अब परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या है, हाई प्रेशर बना हुआ है, और अपने साउथ इंडिया में लो प्रेशर बन चुका है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु जो हवाएं हैं वो मूव करने लगती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लेकिन वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं होता है, इतना गर्म नहीं होता है उस टाइम पे भी भारत, कि वो अरब सागर या इन हवाओं को खींच सके, या मतलब वो अभी हिंद महासागर और हिंद महासागर की हवाओं को खींच सके, या अरब सागर की हवाओं को खींच सके, इतना शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हवा तो चलेंगी, क्योंकि अभी वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो हवा तो कहीं ना कहीं से आएंगी। इसलिए वहाँ पर क्या है, स्थानीय हवाएं चलने लगती हैं अप्रैल के महीने में, और पूरे भारत में ये हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं। तो इन हवाओं में क्या है, नमी तो होती नहीं है, क्योंकि ये किसी भी महासागर के ऊपर से नहीं आ रही हैं, तो ये हवाएं वर्षा भी नहीं करती हैं। इसलिए मार्च और अप्रैल के महीने में पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो वो इसी वजह से चलती हैं। अब आता है मई। मई में जो सन है, सूर्य है, वो लगभग थोड़ा और ऊपर आ जाता है, 16 डिग्री और ऊपर आ जाता है, और इंडिया के एकदम सेंट्रल पार्ट में आ जाता है उसकी किरणें। इससे कि क्या, लो प्रेशर बेल्ट जो है ITC-Z, वो और नॉर्थ में खिसक जाती है, और वो जितना अप्रैल में उत्तर की तरफ टिल्ट करती है ना, उससे कई ज़्यादा मई में उत्तर की तरफ टिल्ट करती है, क्योंकि वो जो वहाँ पे और ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है इंडिया का। और इंडिया के सेंट्रल पार्ट में फिर माउंटेन का पठार है, मालवा का पठार है, विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन की, इनकी उपस्थिति की वजह से इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी वजह से वो जो ITC-Z है, लो प्रेशर बेल्ट, वो और उत्तर की तरफ टिल्ट हो जाती है। इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है और ज़्यादा। लेकिन वो अभी भी इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वो हिंद महासागर और अरब सागर की हवाओं को खींच सके। लेकिन मतलब हिंद महासागर की हवाओं को वो नहीं खींच पाता दक्षिणी गोलार्ध में जो आती हैं। लेकिन क्या होता है कि अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है, उन वहाँ से तो हवाओं को खींच ही सकता है ना, वो तो पास में ही है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो पानी होता है वो ठंडा रहता है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं पानी जो होता है वो बहुत धीमे धीमे गर्म होता है, और भारत की जो नदियों का ठंडा पानी है वो भी उनमें ज़्यादा रहता है। अधिकतर नदियाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं भारत की। इसलिए बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर कम होता है। सबसे पहले जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर से हवाएं इंडिया के सेंट्रल पार्ट की तरफ चलने लगती हैं।
तो इसमें हवा जो है वो फेरल के नियम के अनुसार तो नहीं होती है, बट प्रेशर की वजह से हवा जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। तो ये हवाएं बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ असम और अरुणाचल प्रदेश में चली जाती हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आने की वजह से इन हवाओं में नमी होती है, इसलिए ये असम में बारिश करती हैं, जिसको असम में बोला जाता है बाढ़-दोली छेड़ा। और इससे क्या होती है, असम में बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि असम का जो भूभाग है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है घाटियों की वजह से। यह चाय की खेती के लिए लाभप्रद होती है ये वर्षा। ये प्री मानसून वर्षा कहलाती है, क्योंकि मानसून अभी भारत में आया नहीं है, ये प्री मानसून है जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की वजह से आया है। उसी तरीके से पश्चिमी बंगाल में भी बारिश होती है, और पश्चिमी बंगाल में तो मई के महीने के अंत में आने वाली इन तेज़ तूफानों से बहुत ही ज़्यादा विनाश हो जाता है। इसके चलते यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान भी होता है, इसलिए हम इस तूफान को पश्चिमी बंगाल में काल बैशाखी बोलते हैं। लेकिन इसके आगमन से बसंतकालीन चावल की फसल में हरियाली आ जाती है। दूसरी तरफ भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर का पानी भी ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर निम्न तापमान और उच्च वायुदाब रहता है। इसलिए वहाँ पर निम्न तापमान, और हम जानते हैं कि जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं, इसलिए अरब सागर से जो हवाएं हैं वो नमी लिए हुए भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और दक्षिण भारत में वर्षा करती हैं। तो ये वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं होती है, इसे हम कह सकते हैं मानसून पूर्व फव्वार। तो मानसून पूर्व फव्वार मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में होती हैं। अलग अलग राज्यों में मानसून पूर्व फव्वार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि मानसून से पहले होने वाली वर्षा इन राज्यों में फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसलिए केरल, कर्नाटक और कोंकण और गोवा में आम वर्षा भी कहते हैं इसको, आम्र वर्षा, क्योंकि यह वर्षा उस समय से पहले आम को पेड़ों से गिरने से रोकता है और पकने में मदद करता है। इस वर्षा को केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में जहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है वहाँ पे कॉफ़ी शावर भी कहते हैं, और यहाँ पे चेरी ब्लॉसम भी बोला जाता है, यानी चेरी फूल की भी यहाँ पे चेरी फूल भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में पैदावार होती है। यह वर्षा कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके आने से ही कॉफ़ी की असली गुणवत्ता में निखार आता है। यह वर्षा बाज़ार में एक नए फल जामुन को भी सुशोभित करता है। इन दिनों में जामुन भी मार्केट में आने लग जाते हैं, और जब ये आम्र वर्षा बिहार पहुंचती है तो बाज़ारों की रौनक में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि इसके आने से जो लीची है ना वो भी खाने योग्य हो जाती है। तो इन दिनों में जामुन, लीची ये सब आने लग जाते हैं मार्केट में, आम आने लग जाते हैं। तो ये होती है मानसून पूर्व फुवार या प्री मानसून बोलते हैं। तो एक तरीके से जब साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसकी शुरुआत जब होती है ऑनसेट ऑफ मानसून, इसका पहला स्टेप होता है मानसून की शुरुआत यानी ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ बहना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है। दूसरा स्टेप होता है प्री मानसून, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अभी जो लो प्रेशर बेल्ट वाला क्षेत्र है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वो दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को खींच सके, तो लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की वजह से वहाँ पे बारिश हो जाती है, इसको बोला जाता है प्री मानसून। इसके बाद आता है जून का महीना। तो जून में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा का लो प्रेशर बेल्ट कर्क रेखा पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कर्क रेखा पर जब ये शिफ्ट होता है ना तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उसके रीज़न क्या हैं कि वहाँ पे थार का मरुस्थल है, तिब्बत का पठार है और हिमालय की एल्बिडो की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, और जो लो प्रेशर बेल्ट है वो नॉर्थ की तरफ बहुत ही ज़्यादा टिल्ट कर जाती है, और फिर उससे क्या होता है कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठने लगती हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती हैं और फिर वो जेट
की तरह जेट के फॉर्म में दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलने लगती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में वो प्रवेश कर जाती हैं और हिंद महासागर पे उतरकर जो वहाँ की हवाएं हैं उनको उत्तरी गोलार्ध में पुश करने का काम करती हैं, जिससे कि और फिर जब उत्तरी गोलार्ध में वो धकेलती हैं उन हवाओं को, तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं और भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से वो प्रवेश करती हैं, और इस तरीके से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, हम जानते हैं भारत में बड़े बड़े पर्वत हैं साउथ में, तो उनसे टकरा जाता है और वो दो हिस्सों में बंट जाता है। तो पहला है अरब सागर शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी, यानी कि एक तो अरब सागर शाखा से भारत में प्रवेश करता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी से होकर भारत में प्रवेश करता है। तो हम पहला देख लेते हैं अरब सागर शाखा। तो भारत में जब प्रवेश करता है मानसून, तो सबसे पहले वो पश्चिमी घाट के जो सबसे बड़ा पर्वत है हमारे भारत के अंदर, पश्चिमी घाट के अंदर साउथ में, वो है अनाईमुड़ी, जो कि पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है जो कि केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। उस पर्वत से टकराती है और बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, और जब तेज़ी से ऊपर जाती है तो वहाँ पे वो ठंडी हो जाती है, संघनित हो जाती है, और इससे कि वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से बारिश करती है केरल के मालाबार तट पर 1 जून को भारी मात्रा में बारिश करती है। इस घटना को हम बोलते हैं मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका, क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होती है। तो भारत में हिंद महासागर से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रभावित होकर आती हैं, इसलिए हम दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं। और भारत में जो 90% बारिश है वो इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, कड़ा कगार है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर कम होने लगती है, इसलिए जो बारिश होती है ना वो दक्षिण में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ के जो पर्वत है ना वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उनसे क्या हवाएं टकरा जाती हैं और बारिश कर देती हैं। सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण में, वो है अनाईमुड़ी की, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। उसके बाद है डोडा बेटा 2637 मीटर, और इसी के अनुसार यहाँ पे जो बारिश होती है, पर्वत जितने ऊंचे होंगे हवाएं उनसे टकराकर उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगी और ठंडी होकर के बारिश करेंगी। इसलिए भारत में पश्चिमी घाट के सहारे दक्षिण की तरफ जाते हुए वर्षा जो होती है ना वो कम होती जाती है, क्योंकि पर्वतों की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। तो अब अरब सागर की हम बात कर रहे हैं, तो भारत की जो मुख्य भूमि पर पहुंचता है अरब सागर, तो वो 3 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाता है। पहली धारा से तो इन पर्वतों की वजह से बारिश हो जाती है, पर बड़े बड़े जो पर्वत हैं इनसे टकरा कर के बारिश हो जाती है, जो बहुत ही तेज़ स्पीड से आती हैं हवाएं। दूसरे टाइप की जो धारा होती है वो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दूसरे टाइप की जो हवाएं होती हैं वो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो इन पर्वतों से टकराए। तो वो क्या करती हैं कि जो इन पर्वतों के बीच में घाट बने हुए हैं, कंटिन्यूअस तो है नहीं ये पर्वत, इनके बीच में कुछ ना कुछ जगह बनी हुई है, घाट बने हुए हैं, उन घाट में एंटर हो जाती हैं और फिर वहाँ पे जाके उन घाट के सहारे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रगड़ करके मतलब बारिश कर देती हैं थोड़ी मात्रा में, और फिर अंदर प्रवेश करके जो हमारी एक तरफ बंगाल की शाखा भी आ रही है तो उससे मिल जाती है, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अरावली
तो और वहाँ पे पहाड़ के जो बीच में गैप बने होते हैं इनको विंड गैप भी बोला जाता है, क्योंकि ये यहीं से बारिश करती हैं। अब अरब सागर की तीसरी शाखा होती है जो बहुत ही धीमी होती हैं वहाँ की हवाएं, तीसरी शाखा की हवाएं, और पश्चिमी घाट जो है इसके किनारे किनारे चलती हैं, यानी कि ये हवाएं ना तो घाट में प्रवेश करती हैं ना ही पर्वतों से टकराती हैं, बस ये सहारे सहारे चलती हैं। तो इन पर क्या है, घर्षण बल काम करता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम में ना जाकर सीधे उत्तर पश्चिम में पश्चिमी घाट के सहारे सहारे चलती हैं। और कुछ मानसून की जो हवाएं हैं वो ताप्ती नदी घाटी में प्रवेश कर जाती हैं, कुछ सतपुड़ा पहाड़ियों से टकरा कर के कुछ मात्रा में बारिश करती हैं, कुछ नर्मदा घाटी में प्रवेश कर जाती हैं और विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी कगार पर बारिश करती हैं। इस तरीके से ये हवाएं बारिश करती हैं और मध्य प्रदेश में एंटर हो जाती हैं, फिर अमरकंटक की तरफ जाते हुए अमरकंटक की पहाड़ियों से टकरा कर के कुछ मात्रा में बारिश करती हैं। इसके बाद इसके उत्तर में स्थित यूपी के मिर्ज़ापुर में बारिश नहीं करती हैं, इसलिए वो सूखा क्षेत्र में आता है। मानसून की कुछ हवाएं हैं जो माही और चंबल नदी घाटी में प्रवेश कर जाती हैं। अरेबियन शाखा से आने वाली मॉनसूनी हवाएं गुजरात के दक्षिण पर्वतों से टकरा जाती है और फिर वहाँ पर बारिश करती हैं। इन पहाड़ियों को पार करने के बाद उत्तर में स्थित गुजरात के सूर्यनगर में बारिश नहीं करती हैं, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण। गुजरात में उत्तर की तरफ जाते हुए कच्छ के रण में प्रवेश करती है और वहाँ से क्या है, मानसूनी हवाएं, क्योंकि मानसूनी हवाओं ने इतनी बारिश की है तो उनमें नमी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कच्छ के रण में प्रवेश करने के बाद वहाँ से मानसून की हवाएं नमी लेकर आगे उत्तर की तरफ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद हम जानते हैं राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, जिसका जो दक्षिणतम भाग है वहाँ पर उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो वहाँ से टकराती है हवाएं और सिरोही या माउंट आबू में बारिश करती हैं, लेकिन उसके उत्तर जाने पर बारिश नहीं होती, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के वो समानांतर बहती हैं। इसलिए जो अरावली पर्वतमाला है कोई अवरोधक का काम नहीं करता, लेकिन उन हवाओं में अगर थोड़ी बहुत नमी होती भी है सपोज, तो फिर क्या है कि वहाँ पे थार का मरुस्थल है जो वहाँ से अभी भी वो गर्म है, कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती हैं, उनकी वजह से फिर वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। इसलिए जो वह क्षेत्र है अरावली का वो सूखा रहता है। इसलिए राजस्थान में अरब शाखा ब्रांच से वर्षा न होने का कारण, एक कारण है अरावली पर्वतमाला का मानसूनी हवाओं के समानांतर होना, और दूसरा कारण है थार के मरुस्थल से उठने वाली संवहनी धाराएं। लेकिन थार के मरुस्थल में हो रही इंदिरा कैनाल जो नहर है सिंचाई होती है, वहाँ से जो वो हवाएं हैं अरब सागर वाली शाखा मानसूनी हवाएं, वो कुछ नमी ले लेती हैं और आगे बे ऑफ बंगाल की शाखा से मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जैसे जैसे ITC जेट यानी कि लो प्रेशर बेल्ट उत्तर की तरफ खिसकेगा, वैसे वैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं उत्तर पूर्वी हवाओं से टकराएंगी। हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो हवाएं हैं वो उत्तर पूर्वी हवाओं से टकरा करके साइक्लोन का निर्माण करती हैं, और साइक्लोन अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगा। हम जानते हैं हमारा जो पूर्वी घाट है भारत का वो एकदम कटा फटा है, तो साइक्लोन इन पर्वतों से टकरा करके थोड़ी मात्रा में बारिश करता है। इसलिए जो पूर्वी घाट के पर्वतों पर होने वाली वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं, जबकि पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। और अगर ये जो चक्रवात हैं वो पूर्वी घाट पर्वत के नदी घाटियों में प्रवेश कर जाते हैं तो और अरब सागर वाली शाखा से मिल जाते हैं, तो एक दूसरे से टकरा करके क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, यानी बादल फट जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने
बाल्टी या हट मतलब टंकी को उंडेल दिया हो, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। और इसी वजह से लैंडस्लाइड भी हो जाते हैं जब ये हवाएं आपस में टकराती हैं। तो महानदी घाटी से भी चक्रवात प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सुपर साइक्लोन भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में पहाड़ियों से टकराकर बहुत भारी मात्रा में बारिश करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान की पैदावार अच्छी होती है। कुछ चक्रवात दामोदर नदी घाटी में भी प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर अच्छी बारिश करते हैं। आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला मानसून नमीयुक्त हवाओं को लेकर बांग्लादेश के ऊपर से जाता है, लेकिन बांग्लादेश में कोई पहाड़ियाँ या पर्वत नहीं होने के कारण वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। फिर मॉनसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं और उत्तर की तरफ जाते हुए सबसे पहले मेघालय की शिलोंग पठार से टकराती हैं। इससे शिलोंग पठार पर जो 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इन पर वर्षा होती है। इनमें से खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ से बारिश का पानी बांग्लादेश में चला जाता है और बांग्लादेश में फिर से बाढ़ आ जाती है। यानी कि प्री मानसून से भी बांग्लादेश में बाढ़ आती है और यहाँ से भी बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है। खासी पहाड़ी पर स्थित जो जगह है चेरापूंजी और मोनसिवराम, इनमें लगभग 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं भारत के। जबकि मालाबार तट जो था केरल का, वहाँ पर तो सिर्फ 250 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है, इसलिए मोनसिवराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय की शिलोंग पठार से टकराने के बाद असम की सूरमा घाटी के रास्ते में असम में प्रवेश करती है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचती है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे होने के कारण बंगाल की खाड़ी शाखा की आर्द्र हवाओं को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके चलते ये हवाएं तेज़ी से ऊपर की ओर उठती हैं और तापमान में कमी हो जाती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी अच्छी खासी बारिश कर देती हैं। शिलोंग पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी शाखा है, मतलब 2 शाखाओं में बढ़ जाता है बंगाल की खाड़ी की। जो दूसरी शाखा है वो हुगली नदी के मुहाने के पास से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है और कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद और कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा उत्तर भारत के मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली की तरफ घटती चली जाती है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक जाने में हवाओं में नमी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी वहाँ पर जो वो क्षेत्र है अभी भी बहुत गर्म है, थार का मरुस्थल है वहाँ पे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म है वो क्षेत्र, उसकी वजह से नमी कम होती जाती है और वर्षा भी घटती चली जाती है। यानी कि अगर कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर बारिश होती है तो पटना में 100 सेंटीमीटर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 70 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। दिल्ली जो है वो अंतिम स्थल है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में आर्द्रताओं में कमी हो जाती है और इन हवाओं से बारिश नहीं होती है। और राजस्थान में अरावली जो पर्वत है वो बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकराकर इन हवाओं के द्वारा वर्षा होनी चाहिए थी, किंतु वर्षा नहीं हो पाती है। तो इसके 2 कारण हैं कि दिल्ली से आगे बढ़ने पर इनमें नमी की मात्रा बहुत कम हो चुकी होती है और दूसरा राजस्थान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ रहता है अभी भी, मतलब उस टाइम पे भी बहुत ही गर्म रहता है। इसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती रहती हैं और उनमें बारिश नहीं हो पाती है। तो इस गर्म भूमि पर जब बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिससे उनकी आर्द्रता घट जाती है और राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में न तो अरब सागर शाखा ब्रांच से वर्षा हो पाती है और न ही बंगाल की खाड़ी की शाखा ब्रांच से वर्षा हो पाती है। इसलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य कहलाता है।
अब है मानसून का निवर्तन या मॉनसून रिट्रीट या लौटता हुआ मानसून क्या होता है। उत्तरायण में सूर्य 21 जून तक रहता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य जो है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर जो भारत है उसमें गर्मियों के मौसम में स्थापित जो ITC-Z है वो भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। लेकिन ITC-Z दक्षिण की तरफ धीरे धीरे खिसकता है। इसका कारण यह है कि एक तो लैंड एरिया है भारत का और राजस्थान का थार का मरुस्थल भी है। इसी वजह से वो मतलब सन तो पहले ही चला जाता है, बट जो लो प्रेशर बेल्ट है वो अभी भी वहीं पे रहता है। तो जब ITC-Z मतलब कि लेकिन ITC-Z जो है ना वो दक्षिण की तरफ धीरे धीरे खिसकता है। इसका कारण है कि राजस्थान का थार का मरुस्थल और पर्वत पठार अभी भी गर्म होते हैं, इसलिए सूर्य की किरणें जब सितंबर के प्रारंभ में दक्षिणी भारत में पड़ती हैं तब भी ITC-Z उत्तर में ही रहता है। थार का मरुस्थल जुलाई, अगस्त और सितंबर के प्रारंभ में होने वाली वर्षा के कारण धीरे धीरे ठंडा भी होता रहता है, जिसके कारण अरब सागर और बंगाल की शाखा से जो मानसून की हवाएं हैं वो नीचे आ जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, जिससे निम्न ताप और हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। सितंबर में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे वहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। और हम जानते हैं कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, इसलिए हवा उत्तरी भारत से भूमध्य रेखा की ओर बहना शुरू कर देती है, जो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर घूम जाती है। लेकिन इन हवाओं में बहुत कम नमी होती है क्योंकि वो लैंड से मूव कर रही है, इसलिए बारिश नहीं होती है। तो ये जो मानसून का लौटना है ये 1 सितंबर को सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है, यानी कि मानसून सबसे देर में राजस्थान में पहुंचता है और सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून सबसे पहले राजस्थान से ही लौटने की क्रिया प्रारंभ करता है। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा की अवधि बहुत कम होती है, इसलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। तो मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है। क्योंकि भारत के ऊपर बहने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल खंडों से प्रभावित होती हैं। इसके कारण हवाओं में जो नमी की मात्रा है वो नगण्य होती है, इसलिए अधिकांश क्षेत्र में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से बारिश नहीं हो पाती है। किंतु उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रभावित होता है वह बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी सोख लेता है, इसलिए जब ये पवनें तमिलनाडु में पहुंचती हैं तो पूर्वी घाट से टकरा करके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती हैं। यही कारण है कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही वर्षा हो पाती है। अब कहते हैं शीतकालीन मॉनसून, यानी 24 सितंबर से सूर्य जो है वो दक्षिणायन होने लगता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, यानी कि जो लो प्रेशर बेल्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर आ जाता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में उच्च ताप और निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसलिए पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तापमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे संवहनी धाराएं यानी कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठने लगती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पानी होने की वजह से वायु अपने साथ नमी लेकर ऊपर उठती है और उसी टाइम इसके विपरीत
उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण उच्च वायुदाब और निम्न ताप रहता है, इसलिए संवहनी धाराएं जेट के रूप में उच्च वायुदाब की ओर जाने के लिए भूमध्य रेखा को क्रॉस करके अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जिनको हम बोलते हैं पछुआ पवनें या विंटर जेट। जब ये पवनें साइक्लोन के रूप में धरती पर उतरती हैं तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है और कुछ वाष्पीकरण प्राप्त करके दूसरे पहाड़ पर ऊपर चढ़ती है और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं और बारिश करती हैं। शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर पर एक शीतोष्ण चक्रवात का भी जन्म होता है। यह शीतोष्ण चक्रवात जेट वायु द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होने लगता है और भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से प्रभावित होने के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात द्वारा नमी की एक अच्छी मात्रा ग्रहण कर ली जाती है। जब ये शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट पवनों के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है तो इसे हम पश्चिमी विक्षोभ नाम दे देते हैं। वास्तव में शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो भी वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के आर्द्र हवाओं से ही प्राप्त होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अर्थात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाने जाने वाली शीतोष्ण चक्रवात में नमी की अच्छी खासी मात्रा होती है, तो इससे उत्तर भारत में पंजाब से लेकर पश्चिमी बिहार तक अच्छी वर्षा होती है और भारत में रबी की फसल के समय में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा हिमालय के पहाड़ी राज्यों में सेब की फसल के लिए लाभदायक होती है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी भागों में ये वर्षा रबी की फसल यानी गेहूं और जौ आदि के लिए लाभदायक होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हिमालय की चोटियों पर हिमपात होता है। यही कारण है कि हिमालय की नदियों में जल की मात्रा में ग्रीष्म ऋतु में भी कमी नहीं आती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय पर जमी बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ के पिघलने के कारण हिमालय नदी में जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है और इसे ही शीतकालीन मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए वहाँ का रेतीला धरातल ही है जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु जून में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जून में एक तो थार का मरुस्थल भी है और सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है, जिसकी वजह से थार का जो मरुस्थल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। स्पेशली 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।